अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज डॉक्टर इरफान लतीफ़। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसा कि मैं देख रहा हूँ जो कि ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे साथ इंगेज रहे हैं डिफरेंट जो कोर्स स्कोप सीएसएस के फोरम से ऑफर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में। वहाँ पे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और इसके साथ साथ ही मैं स्कोप सीएसएस के फोरम से पिछले 3-4 साल से मैं इंगेज हूँ। सोशोलॉजी, जेंडर स्टडीज एंड क्रिमिनोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, ये वीकेंड पे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि स्कोप सीएसएस जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो भी उसकी एक ऑडियंस है स्कोप सीएसएस के, तो उनके लिए हम टाइम एंड अगेन डिफरेंट फ्री लेक्चर्स, डिफरेंट चीजें ऑफर की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि रिसेंटली हमने टॉप क्वेश्चंस के नाम से एक सेशन स्टार्ट किया था। रेगुलर सेशंस हमारे होते हैं, वीकेंड सेशंस हमारे होते हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में आज या पिछले एक हफ्ते से हमारा एक जो प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज रिलेटेड टू पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। आपको पता है कि मेरे 12 डेट से सीएसएस स्पेशल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव में, इसके अलावा 2024 के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं रिगार्डिंग पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, कि पेपर में आपने किस तरह बैठना है और कैसे किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ सिलेबस के पर्सपेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा इन जनरल आपको छोटी मोटी टिप्स और गाइडलाइंस जो है वो दी जाएंगी। इन गाइडलाइंस का मकसद यही है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। ठीक है, देखिए, अगर हम इसकी बात की जाए कि एक सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, अब उस सिलेबस को ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स ने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो जेंडर स्टडीज है, सोशियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, उन्होंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारा सिलेबस पढ़ा होता है। ठीक है, अब फर्क आ जाता है कि आपने पेपर की प्रेजेंटेशन, उसको अटेम्प्ट किस तरह किया है। इन चीजों से फर्क आता है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने तो बड़ी अच्छी तैयारी की थी लेकिन मार्क्स थोड़े आए हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपने चीजों को वैल्यू एडिशन कैसे किया होता है। जो कि आप में से स्टूडेंट्स मेरे साथ इंगेज रहे हैं उनको पता है कि हम वैल्यू एडिशन के 2-3 पॉइंट्स में स्टूडेंट्स को समझाता हूँ। आज अगेन उस पर थोड़ी सी बात की जाएगी। और पर्टिकुलरली आज की हमारी जो प्राइमरी फोकस होगा, दैट वुड बी ऑन पेपर डे। व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि मुझे काफी चीज इंपॉर्टेंट फील होती है, जो कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स या ओवरऑल स्कोरिंग को बेहतर बनाने के लिए होता है। ठीक है, एंड पर आपके क्वेश्चंस के लिए भी हम थोड़ा सा वक्त रखेंगे। ठीक है, और अपने क्वेश्चंस को आज के टॉपिक के पर्सपेक्टिव में रखिएगा, पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से। ठीक है, टॉपिक्स को डिटेल में पूछने की जरूरत नहीं है आज। ठीक है, तो वो आपको टाइम दिया जाएगा, तो इन बिटवीन क्वेश्चंस ना कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज को जानते होंगे, जो कि जिसको हम अपने रेगुलर सेशंस में भी बहुत अहमियत और फोकस देते हैं, दैट इज वैल्यू एडिशन। ठीक है, इन वैल्यू एडिशन में अ, सबसे पहली जो चीज बताई जाती है, दैट इज थ्योरेटिकल इंगेजमेंट। ठीक है, इसको बेटा मैं थियरी एप्लीकेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ बताता हूँ, मुख्तलिफ ट्रीट किया जाता है। थ्योरेटिकल इंगेजमेंट जो है, ये बेसिकली आपके जो भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं उसमें डिफरेंट थियरीज होती हैं। आईआर की थियरी है, पॉलिटिकल साइंस की थियरी है, जेंडर स्टडीज में ढेर सारी थियरीज हैं। क्रिमिनोलॉजी का आपको पता है पहला पार्ट जो है, क्लासिकल स्कूल की बात करें, सोशोलॉजिकल स्कूल की बात करें, साइकोलॉजिकल स्कूल की बात करें, तो उसमें ढेर सारी थियरीज मौजूद हैं। उन थेरीज को अपने डिफरेंट क्वेश्चंस में इंबेड करना,
सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि हमने सोशोलॉजिकल स्कूल के अंडर पढ़ा हुआ है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। यही सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को एज रेफरेंस पॉइंट जब आप लिखते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में, ठीक है, इसको जब आप आखिरी अपने टॉपिक में कम्युनिटी पुलिसिंग में जब इंगेज किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल एंगेजमेंट, कि एक थ्योरी को डिफरेंट क्वेश्चंस की हेडिंग्स और आंसर में स्प्रिंकल करना, बताना, उसको रेफरेंस देना कि फलां थ्योरी में भी ये बात की गई है। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको समटाइम हम साइटेशन और रेफरेंसिंग का भी वर्ड बोल देते हैं कि फलां ने ये बात की थी, ठीक है। तो डिफरेंट ऑथर्स का, डिफरेंट थियरीज का रेफरेंस देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपकी सवाल में वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देखें, हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की बात करें, हम कंटेम्परेरी जो अपने हमारे सिलेबस का फोर्थ सेक्शन है, ठीक है। मैं एंड पर आपको 2 मिनट सिलेबस का भी एक ओवरव्यू दूंगा भी, कौन से टॉपिक और कौन से एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनमें स्टैटिस्टिक्स लिखना, जेंडर की बात करें, मीडिया की बात करें, हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की बात करें, तो बहुत सारी चीजों को जब स्टैब्लिश किया जाता है तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जेंडर में स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। जब आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, जब आप वुमेन वोटिंग की बात की जाती है, हेल्थ एंड एजुकेशन की बात की जाती है, तो स्टैटिस्टिक्स आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रेलेवेंट एग्जाम्पल्स का होना बहुत जरूरी है, और ये चीज क्रिमिनोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रिमिनोलॉजी, सिक्योरिटी सिस्टम, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का के कल्चर की बात करें, तो वो वेस्ट का और पाकिस्तान का ढेर फर्क मौजूद है, ठीक है। इंटेरोगेशन टेक्निक्स की बात करें, हम अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, फ्रॉन्जिक की बात करें, ठीक है, तो ये चीज तो तय है कि हमारा कल्चर, हमारी चीजें ढेर डिफरेंस रखती हैं वेस्ट के अगर मुआवजा किया जाए, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी के हवाले से रेलेवेंट एग्जांपल्स पाकिस्तान में, जैसे कि आप में से अगर किसी ने मेरे साथ रेगुलर सेशन अटेंड किया हुआ है, तो हम डिफरेंट केस स्टडीज के तहत आबद मल्ली का जो मोटरवे इंसिडेंट केस था, जैनब का केस था, इस तरह हम डिफरेंट चीनी माफिया और इस तरह के जो हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ क्राइम्स और क्रिमिनल्स की जब बात की जाएगी, तो हमें रेलेवेंट एग्जांपल्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देनी होगी, ठीक है। तो ये जो इस तरह की केस स्टडीज हैं, इनका होना बहुत जरूरी होता है। ये एक और पॉइंट है, इसको बाद में भी वैसे पेपर डे के हवाले से भी इसको जिक्र किया जाएगा, ठीक है, वो हेडिंग्स के हवाले से है। लेकिन बेटा, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये आपके सवाल में बहुत ज्यादा इनका हाईलाइट होना चाहिए आपकी पेपर में, कि यार पेपर थेरीज को मेंशन किया गया है, स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, रेलेवेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से, तो मैंने अपने आज का जो लेक्चर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बिफोर पेपर डे, और एक पेपर डे की बात की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बिफोर पेपर डे, ठीक है। ये मैं आपको जनवरी बता रहा हूं, जैसे कि 12 को पेपर है या 2024 में पेपर्स हो रहे हैं, तो आपने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से आपके लिए जो चीज बेटा इंपॉर्टेंट है, दैट इज जस्ट वन, दैट इज अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसको आप अक्सर पास पेपर्स की बात की जा सकती है, ठीक है। अक्सर इवन स्कोप सीएसएस आल्सो ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ मॉक एग्जाम्स, ठीक है। तो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इवन आई रिपीटेडली इंकरेज माय स्टूडेंट्स ऑफ competitive लेवल के बेटा, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है, वो आपको आउटलाइंस बनाकर भेजना शुरू हो जाते हैं,
कि सर ये मैंने क्वेश्चन हल किया है, इसको इवेल्युएट करें। वो क्वेश्चन नहीं होता, वो जस्ट आउटलाइन है। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन आउटलाइन एंड अ प्रॉपर क्वेश्चन। ठीक है, जब आपने 4 क्वेश्चंस आधे घंटे में आउटलाइन बना के लिख दिए हैं और वही 4 क्वेश्चंस आपने 2.5 घंटे में लिखने हैं, तो आपका स्टेमिना डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आगे जाकर पेपर डे में भी ये बड़ी बात अहम होती है कि आपने 2.5 घंटे लिखना है और एक पेपर के बाद 2 घंटे के गैप के बाद फिर लिखना है। तो अगर पहले पेपर में आपका स्टेमिना 3 घंटे का था, 2 घंटे का था, दूसरे में आधा पौना घंटा नीचे आ जाएगा। तो यू नीड टू डेवलप अ स्टेमिना। ठीक है, उसके लिए आपको पेपर से पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जरूरी है। और हमेशा याद रख लें, पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करें, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, और इससे एक और बड़ी अहम बात आ जाती है कि when you have attempted around 4 or 5 years past paper, तो मेरे ख्याल में आपका 60 to 70% जो पेपर है ना, वो 2-3 क्वेश्चंस ना वो रिपीटेडली आ रहे होते हैं। जिस बच्चे ने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये 2 सवाल और पहला सेक्शन किया होता है और उसको थॉरली अटेम्प्ट किया होता है, वो ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर लेगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। थियरीज की बात कर लें, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की बात कर रहे हैं, उसके रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले तीनों सेक्शंस में ये तीनों चीजें बार बार आती हैं। तो जब आपने पास्ट पेपर्स में यही सवाल बार बार अटेम्प्ट किया होगा, आपका स्टेमिना डेवलप हो चुका होता है और बहुत हद तक आपका सिलेबस और वो चीजें पूरी हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो ये बिफोर पेपर डे ये ही इंपॉर्टेंट एक चीज थी। ठीक है, जो कि आ जाती है कि आपने पेपर अटेम्प्ट जरूर किया होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं पेपर डे पे। एक तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वो, बल्कि मैं पहला पॉइंट वही लिख देता हूं, वैल्यू एडिशन वाला। ठीक है, और दूसरा, इसके अंडर 3 पॉइंट्स हैं। दूसरा और बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि मैं भी पिछले 2 सालों से स्कोप सीएसएस के फोरम से मॉक पेपर्स मैंने इवेल्युएट किए हुए हैं। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग, इरिटेटिंग और जिसकी वजह से स्कोर नीचे आता है, दैट इज रेलेवेंसी। ठीक है, अब रेलेवेंसी क्या है, व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड, आपसे बेटा पूछा क्या गया है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इवेल्युएट द सिचुएशन। ठीक है, कंपेयर। ठीक है, डिस्कस। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दिए जाएंगे। ठीक है, पेपर की क्वेश्चन की फ्रेजिंग में, और उससे आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई पूछा क्या गया है और उसको अप्रोच कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, रेलेवेंसी बहुत ही अहम चीज है कि भाई जो पूछा गया है उस पर फोकस रखना है। बच्चे क्या कैसे, इसकी भी मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं। लेकिन एक चीज ये बात रख लें, जब आपने करना है कंपेयर, कंपेयर का तो आपको पता चल गया, एक तरफ एक चीज के आर्ग्यूमेंट्स, दूसरी तरफ दूसरी चीज के आर्ग्यूमेंट, या एक हेडिंग के अंडर दोनों के आर्ग्यूमेंट्स आ गए। जब आप कर रहे होते हैं ना इवेल्युएट, तो इवेल्युएट में हम थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल पर जा सकते हैं। डिस्कस में आपने प्रॉस, कॉन्स, इन जनरल वो जो चीजें सवाल के मुताबिक होगी वो है। तो इवेल्युएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें आपका जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन नीड्स टू बी लेंथ। जब इवेल्युएशन की बात की जाएगी, और इसके साथ एक और वर्ड भी आ जाएगा, एनालाइज। डिस्कस भी थोड़ी बहुत वो सेंस देता है, लेकिन डिस्कस में आप क्रिटिकल लेवल पे, कंक्लूजन में
कंक्लूजन इसका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो ये चीज आपने फोकस रखनी है कि भाई क्या पूछा गया है, उसमें अगर इवेल्युएट और एनालाइज की बात की गई है तो आपका कंक्लूजन और आप क्रिटिकल लेवल पे जाएंगे। ठीक है, आप चीजों को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, पॉलिसीज को, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो हम रिलीजियस लीडर, पब्लिक पॉलिसीज, इस पर कैसे बात करेंगे। तो मैं मोस्टली बच्चों को कहता हूँ कि डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज करने चाहिए। देयर इज नो नीड टू ऑफेंड द एग्जामिनर, देयर इज नो नीड टू ब्लेम गेम अबाउट एनी पोलिटिकल पार्टी, अबाउट रिलीजन। ठीक है, तो जब आप कंपेयर या डिस्कस के लेवल पर होती हैं तो तब आप डिप्लोमेटिक रहेंगे, लेकिन जब आप इवेल्युएट और एनालाइज के लेवल पर जाएंगे तो तब आप इसको थोड़ा सा चीजों को, पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, उसका अच्छी परफॉर्मेंस ना होना, उस लेवल तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो रेलेवेंसी जो है बेटा, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने ये चीज को मद्देनजर रखना होता है कि भाई पेपर में क्या पूछा गया। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आपसे पूछा जाता है, ये अभी मैं रेलेवेंसी पर ही मेरा ज्यादा फोकस होगा, पॉजिटिविस्टिक स्कूल। और पॉजिटिविस्टिक स्कूल के अंडर वो आपसे सोशलॉजिकल स्कूल पूछता है। ठीक है, अब पॉजिटिविस्टिक स्कूल में बायोलॉजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी आ जाता है, और थर्ड सोशलॉजिकल। अब उसने पूछा सोशलॉजिकल है, अब you need to write one paragraph for biological school as well as psychological school। क्यों? क्योंकि आपने सोशोलॉजिकल स्कूल की बेस बनानी है, बट रेलेवेंसी डिमांड्स कि आप उसको थोड़ा सा लिखें। अगर 100% में आप उसकी बात करेंगे तो आप जो बिफोर एंड आफ्टर मटेरियल है ना, वो 5-5, 10-10% मिले, और आपका ह्यूज चंक ऑफ योर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ योर मटेरियल, दैट शुड रिवॉल्व ऑन सोशोलॉजिकल स्कूल। बच्चों की क्या टेक्निक होती है कि सर ने कहा था कि सवाल में 4 या 5 पेजेस होने चाहिए। ओके जी, पूछा क्या है, सोशोलॉजिकल स्कूल। एक पहला पेज लिख दिया बायोलॉजिकल पर, एक दूसरा पेज लिख दिया साइकोलॉजिकल पर, वो तो पूछा ही नहीं है। उसको आप एज रेफरेंस पॉइंट और बिल्ड अप करने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। और आखिर पे 2 पेज सोशोलॉजिकल स्कूल के लिख दिए। अब 4 पेज तो लिख दिए, बच्चा खुश है कि जी मैंने पॉजिटिविस्टिक स्कूल को भी जबरदस्त लिख दिया है और सोशोलॉजिकल को भी लिख दिया, दोनों पर 2-2 पेजेस लिख दिए हैं। बट बुनियादी तौर पर उसको 3-3.5 पेज सोशोलॉजिकल स्कूल पर लिखने चाहिए थे, और आधा पेज उसको पॉजिटिविस्टिक स्कूल की बेस बनाने के लिए लिखने चाहिए थे। तो रेलेवेंसी में और ये सारी चीजों में ये चीज बड़ी ही अहमियत की हामल होती है। ठीक है, अब ये था हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट वाज रेलेवेंसी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। एक चीज और बच्चे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, दैट इज आउटलाइन। यहां पर मैं बेटा आपको तीसरा और चौथा पॉइंट जो है ना वो इकट्ठा बताता हूं, आउटलाइन, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। पहले मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताता हूं। आपने 4 क्वेश्चंस लिखने हैं और 2.5 घंटे का टाइम है। आई गेस 40 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन, ऐसे ही बनता है, क्योंकि 160 मिनट्स हो गए, 180 मिनट्स। ठीक है, और 30 मिनट्स निकल गए हमारे एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो 150 मिनट्स। ठीक है, तो ये 40 नहीं, ये अराउंड 35 बनेंगे। ठीक है, तो अब आपने देखें, आउटलाइन रिकमेंड की जाती है कि हर क्वेश्चन की एक आउटलाइन बनाएं, बट अगर आपने आउटलाइन बनाने में 5-7 मिनट लगा दिए, बाकी आपके पास इस टाइम में से माइनस आप 7 मिनट लगाएं, ठीक है, तो आपके पास 28 मिनट्स रह गए, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इफ यू फील कि आपकी वही बिफोर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस स्ट्रांग है और आप तेजी से चीजें लिख पाते हैं और आपको
बार बार ऐसे कलम छोड़कर ऐसे करना, उसकी जरूरत होती है, लेकिन उससे भी वक्त पर आ जाता है, इशू आ जाता है। अब इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आप आउटलाइन पे 2 to 3 मिनट्स लगाते हैं, देन इट्स फाइन। और अगर आप इससे 5 7 या इसको मैं अगर 8 मिनट बनाऊं, देन ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप सोच रहे हैं आउटलाइन को, ठीक है, आउटलाइन लिख रहे हैं, आउटलाइन, और अल्टीमेटली इवेंचुअली आपके पास 25 मिनट बच जाते हैं एक सवाल लिखने पे। तो 25 मिनट में आप 4 5 6 पेजेस साउंड अच्छे नहीं लिख पाएंगे। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, उसकी बेस पर आपकी आउटलाइन का वॉल्यूम, आउटलाइन कैसे होनी है, ये अहम होती है, ठीक है। तो इसको आपने जरूर ख्याल रखना है। यहाँ पर एक और छोटी सी मैं चीज बता दूं, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा ये आपको बताता हूँ। रिसेंटली मैं हमारे ये क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, मैं वसीम अकरम का एक सुन रहा था। जब उसने, मे बी ये इंफॉर्मेशन स्टार्ट में आपको इररेलेवेंट लगे, बट आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस पे और मॉक टेस्ट और एवेल्युएशन की क्यों ज्यादा फोकस दे रहा हूँ। वसीम अकरम ये कह रहा था कि जब मैं शुरू में आया था एज अ बॉलर, तो मेरी गेंद आउट स्विंग होती थी। जब मैंने उसको, राइट हैंडर को इन स्विंग स्टार्ट की ना, तो इन स्विंग तो हो जाती थी, लेकिन पेस नीचे जा रही थी। उसकी रीजन क्या थी, ये मैं, वसीम अकरम ने भी ऐसे ही कहा था। उसने कहा था कि मेरे ये वाले जो मसल्स थे ना, इनकी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। ये वाले आउट स्विंग वाले मसल्स, इस साइड वाले, ये स्ट्रांग हो चुके थे, पेस डेवलप हो गई थी। जब इन स्विंग मैंने करना शुरू की, तो ये वाले साइड वाले जो मसल्स थे, वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है। तो स्पेस नीचे आई। फिर मैंने नेट में प्रैक्टिस करते करते, तो ये वाले मसल्स जब स्ट्रांग हो गए, तो इन स्विंग में भी पेस आना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये मेरी राय है कि जब आप लिखते हैं, ठीक है, राइटिंग क्या है, अब गौर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लिखते हैं, तो आपकी ये साइड जो है ना, और अक्सर आप देखें, आपके ये और ये वाली साइड में पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे जो जरूरत पड़ती है ना, तो अगर आपने, कंपेटिटिव लेवल पे बहुत जरूरी है, ठीक है, कंपेटिटिव लेवल पे ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। यहाँ पर एक और बात बता दें कि ये जितनी भी छोटी मोटी टेक्निक्स और चीजें आपको बेटा बताई जा रही है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीएसपी बन जाएंगे। इसका ये मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो जब आप कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे, आपके ये मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना डेवलप हो जाएगा, और आप 2.5 3 घंटे जब लिखेंगे ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। मुझे खुद याद है कि जब हम मेट्रो कैफे वगैरह में जब पेपर्स देते थे, ठीक है, तो 2 घंटे 2.5 घंटे आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, ये सारी बात करने का मकसद क्या है, आपका आखिरी क्वेश्चन हमेशा वो लो परफॉर्मिंग क्यों होता है, उसकी यही वजह होती है कि आप मेंटली, आप फिजिकली एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। खास करके एक ही दिन में जब 2 पेपर्स होते हैं, तो दूसरे पेपर के टाइम पे तो वो परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो आप सोच रहे होते हैं कि मेरे 65 या 70 मार्क्स आने थे, मेरे 55 आ गए हैं, ठीक है। तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं ना, ये जरूरी है। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, अपनी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल, उस पर फोकस देना जरूरी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात थी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, व्हाइट बोर्ड, प्रूफ रीडिंग। हमेशा क्वेश्चन को प्रूफ रीड जरूर कर, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। देखिए बेटा, हमने जब टाइप्स ऑफ क्राइम्स में कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा, हमने जब क्राइम्स की सिवियरिटी में फेलनीज, मिसडीमिनर्स, इन्फ्रैक्शंस पढ़ा, जो सिवियर क्राइम्स होते हैं, उनके लिए क्या वर्ड्स यूज किया जाता है, फेलनीज।
तो अब जब आप पेपर में इन टेक्निकल टर्म्स को यूज किया जाएगा, फेलनीज, जब आप एक वर्ड लिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि देयर वर मेनी सीरियस नेचर्स ऑफ क्राइम, उसके बाद अगर आप लिखें कि फेलनीज वर वेरी मच इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग शिकागो टाइम पीरियड, या जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो जब आप ऐसा टर्म लिखेंगे, जब आप ऑफेंसेस का वर्ड लिखेंगे, क्राइम, ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का वर्ड लिखेंगे, जब आप मर्डर, रेप के इंसिडेंट्स के साथ कॉग्निजेबल का वर्ड लिखना शुरू हो जाएंगे, जब आप इन्वेस्टिगेशन में फ्रांसिक इन्वेस्टिगेशन और पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन की वेटेज बढ़ जाएगी। तो टेक्निकल टर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, और ये क्रिमिनोलॉजी में ज्यादा रेलेवेंट इसलिए है कि हमें लीगल टर्म्स के साथ वास्ता होता है, ठीक है, तो इसलिए उन पर फोकस रखना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं अगर जेंडर के साथ थोड़ा सा रिलेट करूं, तो जेंडर में आपको पता है कि हम होमोसेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल और इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिफरेंट फिजिकल ओरिएंटेशन, इन पर जब आप टर्म्स लिखते हैं तो वो बहुत ही अहम होता है। ठीक है, और अपडेटेड नॉलेज, अपडेटेड रहने से मुराद ये है कि आपको चाहिए कि आप न्यूज़पेपर और उसमें से क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड, जेंडर के रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड, ठीक है, सोशल सेटअप के रिलेटेड चीजें पढ़ते रहें। जैसा कि पाकिस्तान में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ ऑनर किलिंग, वुमेन राइट्स और वुमेन एंड क्रिमिनलिटी, ठीक है, जेंडर एंड क्राइम, इनकी अगर बात की जाए, तो जब हम उनकी के हवाले से लिखा जाता है तो बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही होती हैं। ठीक है, तो उनके हवाले से आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं पेपर्स में, और ऑब्वियसली, ठीक है, कुछ लोग इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ। हेडिंग्स, ठीक है, आपको प्रॉपर हेडिंग्स, 5, 7, 8, 10 हेडिंग्स, आप जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की रीजंस एंड सॉल्यूशंस लिख रहे हैं, आपको प्रॉपर हेडिंग्स लिखनी चाहिए। 2-3 हेडिंग्स से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर हेडिंग्स बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो एक और चीज है, दैट इज अपने आप को, सॉरी, हाइड्रेटेड रखना है। ठीक है, और शुगर लेवल मेंटेन रखना है ऑन द पेपर डे। कैसे, इसकी क्या जरूरत है? आप मोस्टली, ये जो ट्रेंड है ये बॉयज में गलत है। लड़कियां फिर भी इस हवाले से बहुत हद तक, उन्होंने चॉकलेट्स रखी होती हैं, ठीक है, उन्होंने पानी की बोतल वगैरह रखी होती हैं। हमारे कई बॉयज तो ऑन द स्पॉट, बाल पॉइंट नहीं काम कर रही तो किसी से मांग भी लेते हैं, बट ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं। ठीक है, हाइड्रेटेड से मुराद है पानी बार बार पिए। ठीक है, देखिए, साइंटिफिकली हमें हर टाइम ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, जब आप लिख रहे हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रही है, वो आपके माइंड को इफेक्ट में ला रही है, तो पानी की बोतल रखें, पानी पीते जाएं, उससे पहले प्रॉपर पानी पिए, ब्रेक में अच्छे से पानी पिए। शुगर लेवल, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए चॉकलेट्स वगैरह, कुछ जूस वगैरह वो भी साथ जरूर रखें। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं, ये भी माइनर माइनर स्टेप्स जो हैं, इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इनसे बहुत ज्यादा चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा कुछ चीजें विद रेफरेंस टू पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, और फिर आई वुड गिव यू अ फ्यू मिनट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये देखें जी बच्चों, फर्स्ट सेक्शन में हमेशा याद रख लें, पूरा का पूरा तैयार करें। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टाइप्स ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ये थ्योरेटिकल एंगेजमेंट, नॉलेज बिल्डिंग, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप जस्ट जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, रीजंस एंड सॉल्यूशंस, पास्ट पेपर में 2-3
हर साल क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोबेशन, पेरोल, ये सारी चीजें इतना ज्यादा इन पर आने के चांसेस नहीं होते। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी सेकंड सेक्शन में ऑलमोस्ट मस्ट है। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद ये दो सेक्शंस, इस पर फोकस, इसको फोर्थ किया जा सकता है। फोर्थ सेक्शन बिल्कुल ही अप्लाइड होता है, ठीक है। मॉडर्न चीजें, नॉलेज आप अगर पढ़ें तो उसमें से ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। वैसे कम्युनिटी पुलिसिंग पे सवाल है, इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग पे सवाल है, मनी लॉन्ड्रिंग का देखें ना, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम वगैरह जो चीजें हैं, उनमें आपको पता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स वगैरह की जरूरत होती है, ठीक है। बेटा, नाउ आई एम गिविंग यू अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। जी बेटा, किसी की तरफ से अगर कोई सवाल है वो चैट में पूछ सकता है, या अगर माइक ओपन करने का भी है ऑप्शन, ठीक है। इफ देर इज नो क्वेश्चन वी कैन वाइंड इट अप। और आप लोग स्कोप सीएसएस के फोरम से इन टच रहिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को, हमारा जो रेगुलर सेशन है जेंडर क्रिमिनोलॉजी का, वो 11 नवंबर से स्टार्ट होगा बेटा। उसमें इनरोलमेंट के लिए, जी बेटा, मैं एक मिनट, ये मैं कोऑर्डिनेटर का जो नंबर है ये मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो वाहिद खान साहब हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे आप राब्ता कीजिएगा। जी बेटा, वसीम एंड मोहम्मद फरहान, आप चैट में मैसेज लिख सकते हैं। जी, अभी शायद चैट की ऑप्शन नहीं थी, अभी चैट की ऑप्शन ओपन हुई है। और अभी आप अपने आप को अनम्यूट भी किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, इसमें आउटलाइन नेसेसरी टू राइट इन द 20 मार्क्स क्वेश्चन? बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2-3 मिनट में आउटलाइन लिख सकते हैं तो लिखी जा सकती है, लेकिन ये ना हो कि आउटलाइन 5-7 मिनट आप उस पर लगा दें और आपका टाइम का मामला बन जाए ना। टाइम मैनेजमेंट आउटलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी अगर हाँ सर, टाइम असल मैनेज में होता है तो फिर ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि आउटलाइन रफ वर्क में तो हम बनाते हैं, क्योंकि अगर आउटलाइन उसमें भी लिखेंगे फिर आगे भी हमने इंट्रोडक्शन और वही पॉइंट्स दोबारा लिखने हैं, तो वो उसमें टाइम वेस्ट ना हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये क्वेश्चन टाइम पूछा था मैनेजमेंट, सर। जी टाइम मैनेजमेंट। जी मोहम्मद वसीम। आ, सर मेरा सवाल था कि मतलब अगर एग्जामिनर जनरल सवाल पूछता है तो हम उसमें थ्योरी कैसे फिट करेंगे। और दूसरा सर के एमसीक्यूज सर लास्ट टाइम जो थे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब वो कहाँ से वो तैयार करने होंगे मतलब। बेटा, कहाँ से का तो कोई आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज, ये जेंडर और क्रिमिनोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट्स में इशू आता है कि इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। तो वो इसके लिए तो आप जितना ज्यादा मटेरियल पढ़ेंगे उतना ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। और थेरीज कैसे अप्लाई की जाएगी, थेरी को कैसे इंगेज किया जाएगा, उसके लिए तो आपको थेरीज अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर इसको हम रिवर्स एंगल में देखते हैं कि आपको लग रहा है कि यार मैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी फिट करना चाहता हूँ किसी जनरल क्वेश्चन में, मैं सोशल लर्निंग थ्योरी, ये तो हर जगह फिट आ जाती है। तो आप अपनी हेडिंग को ऐसी सोचें, ठीक है ना। ये चीज सिखाई नहीं जा सकती, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि ये आपका अपना आर्ट है। जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको आता है कि यार ये मैं सेंटेंस लिखूंगा और फिर थ्योरी लिखूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाबी की, ठीक है, पंजाबी में आपको पता है शेर लिखना बड़ा जरूरी होता है। तो सम टाइम आप शेर की सेंस के मुताबिक हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, और फिर शेर लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप थ्योरी की सेंस पकड़ के हेडिंग बनाएं और फिर थ्योरी का रेफरेंस दें। तो ये चीज इस तरह फिर आपको सीखना पड़ती है। बेटा रिकमेंडेशन तो नहीं मांगी जाती कि इसको कैसे है। रिकमेंडेशन कभी नहीं मांगी गई। कंक्लूजन में आपने दोनों आइडियाज के आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करना होता है। रिकमेंडेशन नहीं पूछी जाती, ना रिकमेंडेशन लिखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन समटाइम वो पूछ लेता है, तो उसके लिए तो आपने वो सारी चीजें पहले देखी होंगी तो ही आप लिखेंगे ना। बेटा स्कोप ऑफ अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन the first idea that I gave you, that is relevance, ठीक है। आपने उसमें ये जज करना है कि इवेल्युएशन मांग रहा है, एनालिसिस मांग रहा है, क्या करता है, ठीक है। तो उससे स्कोप आइडेंटिफाई हो जाता है। समटाइम्स क्रिमिनोलॉजी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि उसने लास्ट टाइम एक सवाल में तीनों स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तीनों पर्सपेक्टिव्स पूछ लिए थे। तो वो तो एक बहुत बड़ा स्कोप बन जाता है, ठीक है। तो स्कोप की आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो क्वेश्चन को डिटेल में बड़ा माइन्यूटली बार बार पढ़ने से सेंस डेवलप होती है कि यार ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि समटाइम्स बहुत ज्यादा मटेरियल आ जाता है और समटाइम्स आप कहते हैं कि यार इस पर तो लिखने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। जब आपके लिए पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता, फिर आपने कुछ रेलेवेंट मटेरियल को डालना होता है उसके पहले और बाद में, ठीक है। और मोस्टली तो ऐसे होता है कि मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, आपने उसको कंसाइज फॉर्म में लिखना होता है। चलिए जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हमारा 11 नवंबर से हमारा रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा क्रिमिनोलॉजी का। इसके अलावा आप स्कोप सीएसएस के फोरम से आप इन टच रहें हमारे वेब पेज के साथ, इंस्टाग्राम पेज के साथ, ताकि डिफरेंट चीजें जो हैं अपकमिंग सेशंस जो आते हैं वो आप लोग ले सकें। ओके जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।